गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे बाबू, मैंने आपको इसके पिछले वाले वीडियो में या इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में बताया था, ठीक है, जिसमें मैंने आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व जो था वो मैंने आपका डक्टाइल मटेरियल के लिए बताया था, ठीक है। तो थोड़ा सा सिलेबस से मैं ऊपर उठ के आपको ये 2-3 और है, ठीक है, इसको भी मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। कभी कभी एग्जामिनेशंस में पूछता है, ये छोटे मोटे में भी सेमेस्टर एग्जाम में ना पूछे, लेकिन हायर एग्जामिनेशन में पूछता है, ये पहचानने के लिए दे देगा कि ये कर्व दे देगा और मटेरियल का नाम लिख दे देगा कि बताइए कि ये किस तरह का कर्व, किस तरह के मटेरियल के लिए जो दिया हुआ कर्व है वो किस तरह के मटेरियल के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जो हम लोग आज बात करेंगे बहुत ही सिंपल है। उससे जो आपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो पढ़ा था डक्टाइल मटेरियल के लिए, मेरा कहने का मतलब हुआ जो आपका माइल्ड स्टील के लिए था, माइल्ड स्टील के मटेरियल से ये बहुत ही सिंपल डायग्राम है और कंटेंट भी बहुत कम है, ठीक है। तो यह देखते हैं, डिस्कस करते हैं। पहला क्या है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर एल्युमिनियम मटेरियल आप लोग जानते हैं, और हाई स्पीड स्टील जिसको हम लोग HSS कहते हैं, ठीक है। ये आप लोग पढ़िएगा, ये आपको पढ़ना है मटेरियल साइंस में कि हाई स्पीड स्टील क्या होता है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल बेसिकली कटिंग टूल वगैरह के लिए किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बहुत सिंपल है, ये आपका स्ट्रेन है और ये आपका स्ट्रेस है। इस एक्स एक्सिस पे मैंने स्ट्रेन को इंडिकेट किया है और वाई एक्सिस पे स्ट्रेस को इंडिकेट किया है ना। तो इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पे थोड़ा मैंने लिखा है, बहुत सिंपल पॉइंट है। इन दीज इलास्टिक मटेरियल, इस तरह के इलास्टिक मटेरियल में देयर इज़ नो क्लियर कट इल्ड पॉइंट। मतलब कहने का इल्ड पॉइंट का मतलब मैंने आपको बताया है कि वैसा पॉइंट जहाँ से आपका डिफॉर्मेशंस होना शुरू हो जाता है, मटेरियल डिफॉर्म करना शुरू कर जाएगा। मतलब जिस पॉइंट से मटेरियल डिफॉर्म करना शुरू करता है वहाँ उस पॉइंट को हम लोग इल्डिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। ये बोलता है कि इन दिस इलास्टिक मटेरियल देयर इज़ नो क्लियर कट इल्ड पॉइंट। कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरह के इलास्टिक मटेरियल में आपका किसी भी तरीके का क्लियर कट इल्ड पॉइंट नहीं होता है। मतलब कि क्लियर इल्ड पॉइंट नहीं होगा, कभी कहीं से टूटेगा, कभी कहीं से टूटेगा। मतलब कहने क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू नहीं होगा कि वो वहीं से टूटेगा, है ना। ये टाइम टू ये मतलब लोड के हिसाब से ये चेंज करेगा। मतलब जैसे जैसे आप लोड के नेचर को चेंज करिएगा उस हिसाब से ये क्या होगा कि ये इसका इल्डिंग पॉइंट भी चेंज होगा। तो इसमें आपका किसी भी तरह का कोई क्लियर कट इल्ड पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। कहीं कहीं से टूटना शुरू कर देगा, तो देयर इज़ नो क्लियर कट इल्ड पॉइंट, कहीं कहीं से ये फेल करना शुरू कर देगा। सो दैट्स वाई ये पॉइंट है आपका। दूसरा है कि नेकिंग टेक्स प्लेस। नेकिंग का मतलब मैंने आपको बताया है कि जहाँ पे स्ट्रेसेस का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाता है और कोई भी मटेरियल वहाँ से नेक करना मतलब कि वहाँ से वो टूटना शुरू करेगा और वहाँ पे डायमीटर बहुत कम हो जाता है, क्रॉस सेक्शन एरिया मिनिमम हो जाता है, तो उस पॉइंट को हम लोग नेकिंग पॉइंट कहते हैं। तो इसमें बोलता है कि नेकिंग टेक्स प्लेस एट द अल्टीमेट स्ट्रेस। अच्छी बात है भाई, ये तो ऑलरेडी आपको बताया है कि जहाँ पे आपका अल्टीमेट स्ट्रेस होगा वहीं पे आपका क्या होगा, नेकिंग होगा। एंड इवेंचुअली का मतलब होता है हिंदी में इसको कहते हैं अंत में। एंड इवेंचुअली द ब्रेकिंग पॉइंट स्टैंड्स बिलो द अल्टीमेट पॉइंट। मतलब एकदम सिमिलर बात है कि जहाँ पे आपका नेकिंग पॉइंट होगा वहाँ पे स्ट्रेसेस का वैल्यू अल्टीमेट हो जाएगा और जो ब्रेकिंग पॉइंट होगा वो अल्टीमेट पॉइंट के नीचे मिलेगा। उसमें याद करिएगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वाले में जिसमें माइल्ड स्टील के लिए था वहाँ पे भी ब्रेकिंग पॉइंट कब मिला था, अल्टीमेट पॉइंट के बाद ही मिला था। तो सिमिलर चीज़ ये रिपीट कर गया कि नेकिंग टेक्स प्लेस at the ultimate stress and eventually the breaking point stands below the ultimate point। मतलब कहने का ये हुआ कि ब्रेकिंग पॉइंट जो होगा वो अल्टीमेट पॉइंट के नीचे होगा। एकदम सेम यहीं पे बात है। देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि स्ट्रेस का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेस का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ नेकिंग होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही आप स्ट्रेस के वैल्यू को बढ़ाना शुरू करिएगा तो यहाँ से ये तो ये ब्रेकिंग पॉइंट यहाँ पे आपको मिलना शुरू करेगा। तो ये अल्टीमेट पॉइंट से कहाँ मिला, नीचे मिला, और यहाँ से ये स्ट्रेस आपको पता है यहाँ एक इलास्टिक बिहेवियर होगा, फिर ये चेंजेस करना शुरू करेगा। मतलब उस तरह से आप चेंज नहीं कर रहा है, इसमें सीधे आपको ये पता चल रहा है कि इसमें किसी तरह का कोई क्लियर कट इल्ड पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। फिर आपका यह है कि आपका जो नेकिंग पॉइंट होगा, नेकिंग पॉइंट पे आपका अल्टीमेट स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। नेकिंग पॉइंट भी ऑलरेडी आपको डिस्कस किया हुआ है, अल्टीमेट पॉइंट भी क्या होता है ये भी आपको बताया हुआ है, ठीक है।
और ये ब्रेकिंग पॉइंट क्या है वो भी आपको बताया हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऑलरेडी आपका क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे ब्रिटल मटेरियल के लिए। तो ब्रिटल मटेरियल के लिए आपका कर्व है सीधे ऐसे जाएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा ये आपका कहीं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से नहीं आया है, ये एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट के दौरान देखा गया है कि अगर आपका HSS स्टील रहेगा तो ऐसा कर्व दिखेगा, अगर आपका ब्रिटल मटेरियल होगा तो ऐसा कर्व दिखेगा, ठीक है। तो इसमें जो है ये कहता है देयर इज़ नो एप्रिसिएबल चेंज इन रेट ऑफ स्ट्रेन। एप्रिसिएबल चेंज इन रेट ऑफ स्ट्रेन कहने का मतलब हुआ कि एप्रिसिएबल कहने का मतलब होता है ढंग से, ठीक है, एक पैटर्न में। तो पैटर्न में आपका स्ट्रेन में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। एक रेगुलर पैटर्न में चेंजेस नहीं आएगा। जैसे होता है क्या कि बेसिकली जैसे उस वाले मटेरियल में आप याद कीजिए कि इस तरीके से मैंने दिया था, तो यहाँ पे आपका मिनिमम क्रॉस सेक्शन हो गया था, फिर ये मिनिमम क्रॉस सेक्शन हो गया था ये, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो था आपका जो डायमीटर था यूनिफॉर्म था, उसके बाद यहाँ से चेंजेस होना शुरू हो गया। लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें स्ट्रेन जो होगा एक आपका एक सही तरीके से चेंजेस नहीं होना शुरू हो जाएगा, कहीं मैक्सिमम होगा, कहीं मिनिमम होगा, कहीं मैक्सिमम होगा, कहीं मिनिमम होगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि देयर इज़ नो एप्रिसिएबल चेंज इन रेट ऑफ स्ट्रेन, मतलब ढंग से स्ट्रेन में चेंजेस नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट है इसमें, देयर इज़ नो इल्ड पॉइंट एंड नो नेकिंग टेक्स प्लेस। बहुत सिंपल पॉइंट है, इसमें ना इल्ड पॉइंट होगा ना आपका क्या होगा, ना ही आपका अल्टीमेट देयर इज़ नो इल्ड पॉइंट एंड नो टेकिंग प्लेस, नो नेकिंग टेक्स प्लेस कहने का हुआ मतलब कि इल्ड पॉइंट और नेकिंग पॉइंट इसमें नहीं होगा, ठीक है। सीधे मटेरियल ब्रेक करेगा। उसके बाद द अल्टीमेट पॉइंट एंड ब्रेकिंग पॉइंट इज वन एट द सेम, मतलब कहने का हुआ कि जो तुम्हारा अल्टीमेट पॉइंट होगा और जो तुम्हारा ब्रेकिंग पॉइंट होगा वो दोनों आपका क्या होगा, सिमिलर होगा। मतलब कि जहाँ पे नेक फॉर्मेशन हुआ वहीं से वो टूटना शुरू कर देगा, वहीं से वो टूट जाएगा। जैसे ग्लास, ब्रिटल मटेरियल करने का मतलब क्या, ग्लास को आप छोड़ दीजिए, ठीक है, टूटना, शीशा टूटना शुरू करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि उसमें कोई नेकिंग वेकिंग नहीं आएगा, कोई अल्टीमेट पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है, कोई इल्डिंग नहीं आएगा, वो सीधे क्या करेगा, क्रैक करेगा। तो यहीं पे टर्म लिखा हुआ है क्या कि द अल्टीमेट पॉइंट एंड ब्रेकिंग पॉइंट इज़ वन, एक ही होगा एंड सेम, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है ये सब। उसके बाद द स्ट्रेन एट फेल्योर इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है। जब मटेरियल फेल कर जाएगा तो उस समय जो स्ट्रेन होगा वो बहुत ही मिनिमम होगा, बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही कम अमाउंट का स्ट्रेन होगा। तो ये छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं जो ये सारा चीज़ आपको इधर का पॉइंट हो या इधर का पॉइंट हो, ये टोटल का टोटल पॉइंट जो है ये एक्सपेरिमेंट के दौरान, ये एक्सपेरिमेंट के करने के बाद ये सारी चीज़ें मिलती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैथमेटिकल कोई एक्सप्रेशन है, कोई फार्मूला है, उस फार्मूला के बेसिस पे मैंने इसको लिख दिया है। तो ये पूरा का पूरा आप लैब में एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको दिखेगी, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पे दिखेगा कि हाँ ये ऐसे ऐसे ये कर्व ये इसमें जा रहा है, ये ऐसे ऐसे ये कर्व इसमें जा रहा है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पॉइंट और ये पूरा का पूरा पॉइंट आप दिमाग में रखेंगे। कर्व भी रखेंगे। कर्व कैसे पूछेगा, आपका क्वेश्चन इस तरीके से दे देगा कि 4 गो ऑप्शन देगा और चारों ऑप्शन में आपका कर्व दिया हुआ रहेगा और बोल देगा कि इसमें से बताइए कि ब्रिटल मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कौन सा होगा। तो आप याद रखेंगे कि हाँ इस तरीके से होता है, इसमें ये सारी बातें होती है और इसमें HSS के लिए ये सारी बातें होती है, आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे बाबू, ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिज़ाइन के पर्पज़ से। शायद में भी आपके सिलेबस में ना हो, लेकिन ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी भी मैकेनिकल कंपोनेंट को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, तो डिज़ाइनिंग पर्पज़ से ये चीज़ हमेशा कंसीडर किया जाता है, ठीक है, कि हाँ जब किसी भी चीज़ को आपको डिज़ाइन करना है तो क्या क्या चीज़ें आपको लेनी है एज़ पर कंसिड्रेशन। तो एज़ पर कंसिड्रेशन के हिसाब से ये जो टर्म है आपका, जो आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये भी उसमें कंसिडरेबल पॉइंट होता है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसका नाम है आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसका नाम है आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है, जिसको इन शॉर्ट में हम लोग FOS कहते हैं। और कोई भी दुनिया में कोई भी मैकेनिकल डिज़ाइनिंग अगर आदमी करता है तो इस चीज़ को कंसीडर करते हुए चलता है। विदाउट इस चीज़ को कंसीडर किए हुए डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते हैं। और मैंने आपको बोला भी है कि अगर आप मॉस पढ़ रहे हैं तो मॉस का एडवांस एप्लीकेशन जो होता है वो आपको 6 सेमेस्टर में एक पेपर आएगा जिसका नाम है मशीन डिज़ाइन।
तो मैंने आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से बताया है कि अगर जिस बच्चे का मॉस बहुत बढ़िया होगा, मॉस अल्टीमेट होगा, अल्टीमेट कहने का मतलब बहुत अच्छा होगा, ठीक है, तब हम कहेंगे कि वो डिज़ाइन में अच्छा परफॉर्मेंस उसका होगा। तो जब आप डिज़ाइन पढ़िएगा तो एक टर्म आपके सामने आएगा, शायद में भी आपके सिलेबस में ना हो, लेकिन मैं आपको बताऊं, रिपीट कर देता हूं यहाँ पे कि यह है क्या चीज़। अभी से आप जाने हुए रहिएगा तो थोड़ा डर कम लगेगा, ठीक है। तो ये FOS है क्या, तो पहले तो मैंने इसका डेफिनेशन आपके सामने लिख दिया है। डेफिनेशन कहने का मतलब वो इसका एक फार्मूला है, ठीक है। ये कहते कि इसको है FOS बराबर होता है अल्टीमेट स्ट्रेस बाई वर्किंग स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस कहने का मतलब आपका ये होगा कि कोई भी मटेरियल का जो सबसे मैक्सिमम स्ट्रेस होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम स्ट्रेस, उस स्ट्रेस के बाद वो मटेरियल क्या करना शुरू करेगा, उस स्ट्रेस पे अगर उससे ज़्यादा स्ट्रेस आप इम्प्लीमेंट करिएगा तो जाहिर सी बात है कि मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस को बियर अप कर लेगा, ठीक है। लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप लोड को बढ़ा दीजिएगा तो ज़्यादा लोड को बढ़ा दीजिएगा तो एक इसका खुद का कैपेबिलिटी होगा उतना स्ट्रेस को सस्टेन करने का, ठीक है। उससे ज़्यादा अगर वो हो जाएगा तो वो फिर क्या कर जाएगा, मटेरियल आपका फेल कर जाएगा। तो अल्टीमेट कहने का मतलब होता है मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम रेसिस्टिंग कैपेसिटी जो होगा उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो कि मैंने आपको बताया है कि हर एक मटेरियल का, दुनिया में जितना मटेरियल है, डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल आपके अवेलेबल हैं, तो हर एक मटेरियल का अपना एक अल्टीमेट स्ट्रेस होता है, ठीक है। उसको फोर्स को, लोड को सहन करने की अपनी एक क्षमता होती है। उससे ज़्यादा अगर लोड आप मटेरियल पे इंप्लीमेंट कर दीजिएगा तो मटेरियल क्या हो जाएगा, सीधा सीधा फेल करना शुरू करेगा। तो अल्टीमेट स्ट्रेस कहने का मतलब आपका क्या हुआ कि मैक्सिमम स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस, ठीक है। तो अल्टीमेट स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस के बीच का जो रेशियो होता है बाबू, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अल्टीमेट स्ट्रेस आपका ज़्यादा होगा और वर्किंग स्ट्रेस आपका क्या होगा, कम होगा। तो इन दोनों का बीच का रेशियो हमेशा आपका एक से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में पूछता है कि जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है क्या मोर देन 1 होता है, तो बिल्कुल मोर देन 1 होता है। इसका रीज़न ये है कि ये आपका हमेशा ज़्यादा होगा और ये हमेशा आपका क्या होगा, कम होगा। तो इन दोनों के बीच का जो रेशियो होगा वो मोर देन 1 होगा। और वर्किंग स्ट्रेस कहने का मतलब क्या होगा, कोई भी मटेरियल अगर अल्टीमेट स्ट्रेस है तो हम अल्टीमेट स्ट्रेस उस मटेरियल पे नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कर देना है कि एकदम मैक्सिमम से मैक्सिमम स्ट्रेस उसको प्रोवाइड कर देना है और जैसे उस लोड पे उससे मैक्सिमम लोड हो जाए तो एक बार में मटेरियल कोलैप्स कर जाए, ये भी आपको नहीं करना है। आपको चेक करना है कि हाँ, ये मटेरियल जो है इतने स्ट्रेस पे, इतने लोड पे जो स्ट्रेस जनरेट हुआ, उस पर्टिकुलर लोड पे जो स्ट्रेस जनरेट हुआ, इतने पे अच्छे से, बहुत सही तरीके से काम करेगा। और थोड़ा सा अगर बढ़ भी जाएगा तो इस पे कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे अगर एकदम सिंपल सी बात बोला जाए कि अगर कोई भी मटेरियल, जैसे रेलवे का बॉगी आप लोग देखते हैं, रेलवे का बॉगी में देखते हैं कि अगर स्लीपर क्लास में अगर आप जाते हैं तो स्लीपर क्लास में लोगों की बैठने की कैपेबिलिटी अकॉर्डिंग टू रेलवे 72 होता है या किसी किसी में 100 प्लस भी होता है। तो अगर फेस्टिवल का टाइम आता है तो 100 प्लस हो जाता है या 72 होता है। तो एवरेज जो कैलकुलेशन है लोड का वो 100 kg 80 kg के एवरेज से निकाल के रख लीजिए कि हाँ, इतना आदमी इससे ज़्यादा, इतने वेट को ये बियर अप करेगा, इससे ज़्यादा ये सस्टेन नहीं करेगा। अगर इंजीनियर ये सोच के चले कि हाँ, इसमें 1000 kg से ज़्यादा लोड या 100 न्यूटन या 1000 न्यूटन से ज़्यादा लोड को ये सस्टेन नहीं करेगा, इंजीनियर ये सोच के बनाए। अगर आपका फेस्टिवल का टाइम आ जाए, बड़े बड़े फेस्टिवल का टाइम आता है, तो एक रेलवे के कोच में आप लोग देखते हैं कि हज़ारों आदमी घुस जाता है ना। तो वहाँ पे इन सारी चीज़ों को ध्यान रखा जाता है कि हाँ, मैक्सिमम अगर हो जाएगा तो मैक्सिमम हो जाएगा, फिर भी ये इसको बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अपना एक इसका क्या होगा, वर्किंग कैपेबिलिटी होगा कि इतने पे ये बहुत अच्छे से काम करेगा। इतना लोड अगर हम दे देंगे तो ये बहुत अच्छे से काम कर देगा। जैसे आपके घर में आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होता है, 220 वोल्ट पे वो डिज़ाइन किया हो रहता है। 220 से हम लोग नीचे ही रखते हैं, 220 तक रखते हैं, जनरली हम लोग नीचे ही रखते हैं, ठीक है। 220 से ज़्यादा हो जाता है तो क्या हो, वो सिस्टम फ्यूज कर जाता है, जल जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाती है। तो वो आपका क्या हुआ, एक लेवल हुआ, एक पैरामीटर हुआ, उससे नीचे ही आपको रखना है। तो जिस स्ट्रेस पे कोई भी मटेरियल बहुत सही तरीके से काम करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, वर्किंग स्ट्रेस कहेंगे। तो अल्टीमेट और वर्किंग के बीच का जो रेशियो होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इसको कंसीडर क्यों किया जाता है, तो कंसीडर करने के पीछे लॉजिक थोड़ा आप देख लीजिए। एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन प्रैक्टिस, जब आप डिज़ाइनिंग प्रैक्टिस करिएगा या डिज़ाइन करिएगा, पढ़ने के बाद जब आप डिज़ाइन करना शुरू करिएगा, व्हीकल्स का डिज़ाइन या बहुत बड़े बड़े ऑटोमोबाइल्स का डिज़ाइन करना आप शुरू करिएगा, डिज़ाइनिंग इंजीनियर बनिएगा, तो इन प्रैक्टिस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए मैकेनिकल कंपोनेंट और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट
परमिटिंग स्ट्रेस अप टू क्या, अल्टीमेट स्ट्रेस। अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी अगर आप मैकेनिकल कंपोनेंट या मैकेनिकल स्ट्रक्चर का डिज़ाइन करते हैं तो आपको डायरेक्टली उस पर अल्टीमेट स्ट्रेस पे नहीं डिज़ाइन करना है, ठीक है। अल्टीमेट डिज़ाइन ही नहीं करना है आपको, अल्टीमेट वैल्यू उसमें देना ही नहीं है कि हाँ ये अल्टीमेट पॉइंट पे हो गया और इस पे हम इसी पे इसको डिज़ाइन कर दें, ये पॉसिबल नहीं है, इस पे हम लोग इसको नहीं करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अल्टीमेट स्ट्रेस फॉर द क्या, फॉलोइंग रीजन, कहने का मतलब फिर से पढ़ लो, इन प्रैक्टिस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिज़ाइन मैकेनिकल कंपोनेंट और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट परमिटिंग स्ट्रेस अप टू क्या, अल्टीमेट स्ट्रेस फॉर द क्या, फॉलोइंग रीजन्स। अल्टीमेट स्ट्रेस पे या आपका मैक्सिमम स्ट्रेस पे किसी भी मटेरियल को डिज़ाइन नहीं करने के लिए क्या क्या रीजन्स हैं, बहुत सारे रीजन्स हैं, एक एक करके मैं आपको समझा दूं कि रिलायबिलिटी, मटेरियल का जो रिलायबिलिटी होगा, ठीक है, उसको परफॉर्म करने की क्षमता जो होगी, रिलायबिलिटी ऑफ मटेरियल इज़ नॉट 100%। कोई भी मटेरियल 100% रिलायबल नहीं होगा, मतलब कहने का हुआ कि उसका जो परफॉर्मेंस होगा 100% नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसमें जब वो वर्किंग में आएगा तो वर्किंग में आएगा, तो जब वो जहाँ खुले इन्वायरमेंट में रखा जाएगा तो उसमें कोरोजन, इरोजन, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होना शुरू हो जाएगी, लोड के कारण क्रैक्स आना शुरू हो जाएगा, तो वो कोई भी मटेरियल आपका 100% परफॉर्मेंस नहीं देता है। अब मटेरियल भी जो है आदमी के थ्रू ही बनेगा, तो जब आपका आदमी 100% नहीं है तो मटेरियल कैसे 100% हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें आनी शुरू हो जाएगी, नेचर का मार होना जो होगा, नेचर का जो हार्मफुल इफेक्ट है उस पर पड़ना शुरू हो जाएगा, तो वो 100% रिलायबल नहीं है, ठीक है। दुनिया में कोई भी मटेरियल जो है वो 100% रिलायबल नहीं है, 100% परफॉर्मेंसेबल नहीं है, वो 100% परफॉर्मेंस नहीं दे सकता है, ठीक है। उसके बाद देयर में बी स्मॉल स्पॉट्स ऑफ फ्लॉ, ठीक है, मतलब कहने का हुआ कि उस मटेरियल के ऊपर छोटे छोटे जो हैं स्मॉल स्पॉट्स ऑफ फ्लॉ, करने का मतलब आपका हुआ कि छोटे छोटे दरार के दाग आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फ्लॉ कहने का मतलब होता है दरार, फ्लॉ कहने का मतलब होता है दरार। जब इस पे इन्वायरमेंट चेंज किया, बरसात आया, गर्मी आई, ठंड आया, तो वो क्या होगा, इस पे अलग अलग तरह के स्ट्रेसेस जनरेट होना शुरू हो जाएगा, कोरोजन होना शुरू हो जाएगा। जब कोरोजन होना शुरू हो जाएगा तो क्या, मटेरियल के ऊपर आपका दाग लगना शुरू हो जाएगा, दरार आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये बोलता है कि ये 100% रिलायबल कोई भी दुनिया में मटेरियल नहीं होता है। दूसरा है द रिजल्टिंग डिफॉर्मेशन ऑब्स्ट्रक्ट, मतलब कहने का हुआ कि जो उसके कारण डिफॉर्मेशंस क्रिएट हुआ, ठीक है, किसके कारण, अलग अलग स्ट्रेसेस के कारण उसके ऊपर जो आपका डिफॉर्मेशंस क्रिएट हुआ, ऑब्स्ट्रक्ट द फंक्शनल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपोनेंट। कहने का मतलब आप क्या हुआ कि जब अलग अलग तरह के स्ट्रेसेस उस पर जनरेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो अलग अलग जब स्ट्रेसेस होगा, डिफॉर्मेशंस आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जो रिजल्टिंग डिफॉर्मेशन कहने का मतलब हुआ कि जब फाइनली मटेरियल वर्किंग में आ गया तो वर्किंग में आने के बाद उस मटेरियल में डिफॉर्मेशंस आना शुरू हो जाएगा। जब वो डिफॉर्मेशंस आना शुरू हो जाएगा तो डिफॉर्मेशंस के कारण वो क्या होगा कि उसका जो खुद का परफॉर्मेंस है वो क्या होने लगेगा, उसमें बाधाएं उत्पन्न होने लगेगी, उसमें क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, उसमें दिक्कतें आने लगेगी। कहने का मतलब आपका हुआ कि अगर आप इंसान हैं, ठीक है, और इंसान में अगर देखा जाए तो एक हेल्दी इंसान बहुत अच्छे से काम कर लेगा, बहुत सही तरीके से, बहुत गुड परफॉर्मेंस देगा, लेकिन अगर कोई बीमार आदमी है तो वो बीमार आदमी आपका एक हेल्दी आदमी की तरह परफॉर्मेंस नहीं दे सकता है ना। तो वही बात बोलता है कि अगर मटेरियल में डिफॉर्मेशंस आ गया तो डिफॉर्मेशंस आने के बाद वो क्या करेगा कि उसके फंक्शंस को क्या करेगा, उसको रोकेगा, वो सही तरीके से होने नहीं देगा, ठीक है। कब, जब हम अल्टीमेट स्ट्रेस पे उसको डिज़ाइन कर देंगे तब। अगला, द लोड टेकन बाय द डिज़ाइनर ओनली एस्टिमेटेड लोड। कोई भी अगर मैकेनिकल इंजीनियर है, जो डिज़ाइनिंग इंजीनियर है, वो अगर आपका कोई भी चीज़ को डिज़ाइन करता है तो वो डिज़ाइन करने से पहले वो लोड को कैलकुलेट कर लेता है कि हाँ ये चीज़ हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर मटेरियल, इस पर्टिकुलर सिस्टम पे इतना लोड लगेगा, इससे ज़्यादा लोड लगेगा तो मटेरियल या सिस्टम आपका क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। जैसे यही अगर है, अगर हम इसको पकड़ के ऐसे दबा रहे हैं, ठीक है, इसको पकड़ के हम दबा रहे हैं तो ये टूट नहीं रहा है, तो टूटेगा क्यों नहीं, बिल्कुल टूटेगा। अगर हम इस पर हैमरिंग कर दें तो टूट के अलग अलग हो जाएगा। तो जो मेरे द्वारा इस पर फोर्स लगाया जा रहा है, इस पर्टिकुलर फोर्स पे इसको डिज़ाइन किया गया है, लेकिन एक हेवी फोर्स इस पर लगा दे तो हेवी फोर्स के लिए इसको डिज़ाइन नहीं किया गया है। तो ये कोई भी डिज़ाइनिंग इंजीनियर जो होता है, कोई भी मैकेनिकल डिज़ाइनिंग इंजीनियर जो होता है, इस चीज़ को समझता है कि हाँ ये मटेरियल अगर हम, ये सिस्टम हमको ये डिज़ाइन करना है, ये मशीन हमको डिज़ाइन करना है, तो इस पर्टिकुलर मशीन पे इतना ही लोड जाएगा,
इससे ज़्यादा ये नहीं जा सकता है। अगर वो ज़्यादा जाएगा तो उसके फंक्शन में, उसको परफॉर्मेंस में क्या आने लगेगा, प्रॉब्लम आने लगेगी। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आपको डायरेक्ट छठा सेमेस्टर का पढ़ा दिया जाए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कुछ कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, कुछ कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, है ना। तो वो आपके कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो दिमाग है, दिमाग उतना डेवलप नहीं किया है। तो उसी तरीके से आपका क्या होता है, मटेरियल में होता है कि मटेरियल में कोई भी चीज़ जो होता है वो इंजीनियर के द्वारा एस्टिमेटेड होता है। ऐसे ही कोई भी लोड को उठा के कोई भी लोड पे उसको डिज़ाइन नहीं कर देगा, एस्टिमेट करेगा, पहले उसको कैलकुलेट करेगा और कैलकुलेट करने के बाद तब उसको क्या लाएगा, परफॉर्मेंस में लाना शुरू करेगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा कहता है कि इन सर्टेन आइडियल कंडीशन एज्यूम्ड इन एनालिसिस देयर इज सर्टेन आइडियल कंडीशन एज्यूम्ड इन एनालिसिस। कहने का मतलब आपके हो कुछ कुछ हम आइडियल कंडीशंस को मान के चलते हैं खुद से कि हाँ इतना ले लेते हैं, इतना पे इतना आएगा। जैसे सिंपल सी बात कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने टीचर को एक बहुत बड़ा आइडियल मान के चलते हैं कि कोई भी टीचर है, हम मान लेते हैं कि हम इसके जैसा बनेंगे, ठीक है। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं कि उसके दिमाग में एक आइकन बन जाता है कि हाँ हमको इसके तरह से बनना है, तो उसके नज़र में वो आदमी क्या हो गया, आइडियल पर्सन हो गया। लेकिन उस पर्टिकुलर आदमी में भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, उसके अंदर भी कोई ड्रॉबैक्स है जो आप नहीं जान रहे। वो आप सिर्फ ओवरऑल देख लिए कि बहुत बड़ा आदमी है, बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, बहुत होनहार आदमी है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर में क्या है ये आप नहीं जानते हैं। तो वो एक आइडियल, उसको आप एज्यूम करके चल रहे हैं कि वो आइडियल है। तो मटेरियल में भी कुछ इसी तरीके से होता है बाबू कि हम मान के चलते हैं कि ये आइडियल है, हम मान के चलेंगे कि आइडियल है। कुछ कुछ पर्टिकुलर चीज़ जो होगी, जैसे इन्वायरमेंट का कुछ कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जिसका हम इफेक्ट उस पर क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, है ना। तो मान के चलता है आदमी कि देयर इज सर्टेन आइडियल कंडीशन एज्यूम्ड इन एनालिसिस लाइक बाउंड्री कंडीशन। तो बाउंड्री कंडीशन हम बताएंगे आपको जब आप आगे के चैप्टर्स में आइएगा, स्लोप और डिफ्लेक्शंस ऑफ बीम में आइएगा, तो बाउंड्री कंडीशन बताया जाएगा कि हाँ बाउंड्री कंडीशन क्या होता है, बाउंड्री कंडीशन को हम क्यों कंसीडर करते हैं, इसके पीछे क्या रीजंस है। तो सिर्फ आप मान के चलिए कि कोई भी अगर चीज़ें आती है, ठीक है, कोई भी अगर आप चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं तो कुछ कुछ चीज़ को हम आइडियल मान के चलते हैं। जैसे आप अगर मॉस में या फ्लूइड मैकेनिक्स में बड़ा बड़ा लंबा लंबा डेरिवेशंस जो पढ़ते हैं या पढ़ेंगे, है ना, तो वो डेरिवेशंस जो होता है वो पूरा का पूरा जो आपका आइडियल कंडीशन पे मान के उसको डेराइव किया जाता है ना, एज्यूम करके उसको डेराइव किया जाता है कि इसको हमने आइडियल माना और मानने के बाद डेराइव कर दिया। मैथमेटिक्स भी आप लोग बनाते हैं तो पहले लेटस सपोज करते हैं, मान लेते हैं कि वो आइडियल है, आइडियल कंडीशन पे उसको हम लोग पहले क्या करेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे। तो ये कुछ कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं जिसको हम एज्यूम करेंगे किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करने से पहले। और ध्यान से सुनिए मेरी बात को कि किसी भी चीज़ को अल्टीमेट स्ट्रेस पे नहीं डिज़ाइन किया जाता है, अल्टीमेट लोड पे उसको डिज़ाइन नहीं किया जाता है, अल्टीमेट स्ट्रेस पे कभी नहीं डिज़ाइन करेंगे। रीज़न इसके पीछे ये है कि ये अगर करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्या आएगी, ये रीजंस है, ये कारण है जिसके कारण हम लोग क्या करेंगे, अल्टीमेट स्ट्रेस पे किसी भी चीज़ को या मटेरियल को डिज़ाइन या मशीनिंग कंपोनेंट का डिज़ाइन हम लोग नहीं करेंगे। तो नहीं करेंगे तभी आपको ये टर्म कंसीडर किया जाता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है, डिज़ाइनिंग पर्पज से इंपॉर्टेंट है। तो अब जब हम इसके बाद जो डिस्कस करेंगे, अब आपके सामने न्यूमेरिकल्स बहुत सारे आएंगे, न्यूमेरिकल्स को एक एक करके हम लोग डील करेंगे और प्रॉब्लम्स को आप बनाइए। 3-4 न्यूमेरिकल्स मैंने आप कराया है, तो उस टाइप के आप लोग प्रॉब्लम्स को बनाइए। अब इसके बाद ऑलमोस्ट थियोरेटिकल पोर्शन ख़त्म है आपका, अब सिर्फ डेरिवेशन न्यूमेरिकल आना शुरू होगा। तो मॉस अब जो है अब अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में आना शुरू करेगा। तो देखेंगे अगले वाले वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, न्यूमेरिकल्स करने के बाद फिर मैथमेटिकल डेरिवेशंस करेंगे और उससे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कतें आती है, ठीक है, तो आप फ़ोन करिए, व्हाट्सअप करिए और उस चीज़ को डिस्कस करिए। प्रॉब्लम कहीं हो तो प्रॉब्लम पे हमसे बात करिए। थैंक यू।